नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। जब इस देश के राजनीतिक धुरंधरों और धर्म के धुरंधरों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई हो, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनेक अनेक राजनीतिक दल अपने फायदे और नुकसान के जद्दोजहद में हो, उसी समय इसी बीच दलितों के मसीहा और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का मोदी पे ये आरोप लगाना कि वह इस देश को गुलाम बना रहे हैं, वाकई इस देश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। जब देश की राजनीतिक इस परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई हो, उसी बीच इस देश के राजनीतिक दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ी हुई वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली मायावती अचानक इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा रही हों कि मोदी ने इस देश को गुलाम बनाने की नीति पर आगे बढ़ रहे हों, तो वाकई यह हमारे देश के राजनीति में एक भूचाल लाने के लिए काफ़ी था। इससे पहले कि हम यह जानने की कोशिश करें कि आखिर में राजनीति के इस माहौल में मायावती के इस बयान का वास्तविक मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि मायावती ने कहा क्या। इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए, और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी हैं, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर, बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफ़ी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। साथ ही इन्हें मान सम्मान व स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करने का भी काफ़ी मौका दिया है, जो वर्तमान में हमें कहीं पर भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपनी इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। ऐसी स्थिति में आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर व मीडिया के जरिए इन सभी दुखी एवं पीड़ित लोगों से व विशेषकर बहुजन समाज के सभी वर्गों से अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों,
मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वे अपनी रोटी रोजी व रोज़गार आदि के लिए तथा मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने व अपनी वर्तमान एवं आगे आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए भी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है। अब जरा मायावती के इस बयान और मायावती के इस आरोप और देश की वास्तविकता को हम समझें तो आपको पता लगेगा कि राजनीति के इतिहास में अगर जनता दिन प्रतिदिन गरीब हो रही हो और वो अपने जीवन के जो आधारभूत ज़रूरतें हों उसके लिए जद्दोजहद कर रही हो, इसी बीच इस देश की प्रधानमंत्री का उन गरीबों को एक लामबंद कर कर, उनकी गोलबंदी कर कर और उनको गरीब एक जाति के तौर पे संबोधित करना और उस संबोधन के बाद अपने अलग अलग योजनाओं के द्वारा और धर्म के माहौल में उनको एक वोटर के तौर पे तब्दील कर देना, ये वाकई एक राजनीतिक कुशलता का उदाहरण हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई सिर्फ दो मुद्दों पर ही टिका है। एक मुद्दा यह कि वह हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, वो हिंदुओं के जो है कि आत्मसम्मान के लिए लड़ती है, वो मंदिर और हिंदू जो प्रथा है उसका संरक्षण करती है और वहीं अपने जो अनेक जो है कि अलग अलग नीतियों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा वो गरीबों को राहत पहुंचाती है। अगर आप बीजेपी और मोदी के अलग अलग नीतियों और योजनाओं के द्वारा अगर राहत की पूरी प्रक्रिया को देखें तो वाकई आपको ये समझ में आएगा कि यह देश भारत के किस विकास की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें तो गरीब कल्याण योजना जिसमें 80 करोड़ लोगों को 2028 तक 5 किलो अनाज देने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना 10 करोड़ लोगों को जो है कि सिलेंडर देने की बात हो, या फिर मुद्रा योजना के तहत 45 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया हो, किसान निधि के तहत साल भर के अंदर 2-2 हज़ार रुपये 3 बार यानी टोटल 6,000 रुपये देना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो अलग अलग योजनाएं चल रही हों, चाहे वो लाडली योजना हो या उसके तरह अलग अलग योजनाएं हों, उसके द्वारा जो है कि लोगों के खाते में सीधे पहुंचाने की जो बात हो, या फिर जो है कि 10,000 जन औषधि केंद्र खोलकर मुफ्त दवाई देने की बात हो। अगर आप मोदी के इन सारी योजनाओं को देखें और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इन सारी योजनाओं के माध्यम से सभी लोगों के जो खास तौर से गरीब तबका है उसको चिन्हित करके अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो अनाज देने की या सीधे अकाउंट में पैसे देने की बात हो, अलग अलग योजनाओं के द्वारा मोदी ने एक अलग तरह की जाति की गोलबंदी की है। यदि व्यक्तिगत तौर पे ये सवाल आपके सामने खड़ा हो कि आपके पास दो ऑप्शन हो, एक जब आप अपनी ज़रूरतों को लेकर संघर्ष कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप अपने इस जीवन में अपनी ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा कर पाएं, उसी संदर्भ में एक ऑप्शन ये है कि आपको सरकार कुछ अनाज दे दे, कुछ पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे और आपको थोड़ी-सी राहत दे दे और आप पूरी तरीके से आप अपनी ज़रूरतों को लेकर सरकार पर आश्रित हो जाएँ। और एक दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो कि इस
देश में एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जाए या फिर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि आपके पास रोजगार हो और आप अपने रोजगार के थ्रू इतना पैसा कमाते हो ताकि आप एक अच्छा खाना खा पाएं, अच्छी तरीके से रह पाएं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएं और अगर परिवार में किसी की सेहत खराब हो तो उसका इलाज करा पाएं, ये आप अपने रोजगार के माध्यम से ही कर पाएं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है और इस राजनीतिक व्यवस्था को कौन से विकल्प पे काम करना चाहिए, तो आपका जवाब बहुत आसान होगा। लेकिन आपका जवाब जो भी हो, लेकिन मायावती ने अपने इस आरोप के माध्यम से जो आरोप इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं कि नरेंद्र मोदी अपने फ्री के कुछ स्कीमों के माध्यम से इस देश को गुलाम बना रही हैं, वो वाकई उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। अगर आप रोजगार की पूरी व्यवस्था को देखें तो जिस तरीके से 2016 के बाद, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो या फिर लॉकडाउन की बात हो, उसके बाद देश में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो आप भूल ही जाइए, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, उसमें जो मौजूदा समय में जो चीजें चल रही थी, वो वाकई उससे भी ज्यादा बुरी और खतरनाक हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 2016 के में रोजगार का जो स्ट्राइक रेट था वो 42% था, लेकिन अब वो घट के कहीं ना कहीं 35% हो गया है। अगर आप इस देश के किसानों के मुद्दों को देखें तो किसानों के मुद्दों, जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं और वो अपने अनाज का या अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं पा रहे हो, उसी व्यवस्था में या उसी समय जब राज्य सरकारें जो किसानों के लिए बजट आवंटन किया जा रहा हो वो खर्च करने की स्थिति में ना हो और वो अपनी सरकार को लौटा दे रहे हैं, तो वाकई इस देश के सामने एक बड़ा समस्या जो है कि उठता है। और अगर आप देश की वास्तविक राजनीति को देखें तो जिस तरीके से वर्तमान समय में इस देश की सरकार ने अपने अलग अलग हथकंडों से इस देश के लोगों को चंगुल में फंसाने का जो काम किया है वो वाकई बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिस तरीके से खामोश कर दिया गया हो और इस देश में धर्म का एक ऐसा माहौल बना दिया गया हो जिसमें कोई इस बात को उठाने की स्थिति में ना हो, और इसी के साथ साथ अगर आप अलग अलग स्कीमों के माध्यम से सिर्फ गरीब लोगों को लामबंद करके, अगर आप इतिहास की राजनीति को देखें तो हर एक नेता या चाहे वो सरकारी लोग हों, उन्होंने सिर्फ इस बात पर जोर दिया है कि हमारे देश की गरीबी को कम किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गरीबी को ही अपने चुनावी हथकंडे में शामिल कर लिया है। और अगर आप गरीब हैं तो अच्छी बात है, आपको कुछ पैसा मिल सकता है या कुछ अनाज मिल सकता है और आप उस अनाज और पैसे के माध्यम से आप अपने जीवन को आगे चलाइए और आने वाले समय में भी आप इस देश की सरकार पर निर्भर रहिए और जो है कि आप कुछ कहने की स्थिति में ना हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से 2024 का इलेक्शन जीतने की बात हो और इस देश में धर्म का एक ऐसा माहौल बन गया हो ताकि इस माहौल में या चाहे वो अपोजिशन हो या इस देश का मीडिया हो कुछ बोलने की स्थिति में ना हो। ऐसी स्थिति में मायावती का यह आरोप कि
आज के प्रधानमंत्री लोगों को जो है कि आर्थिक और सामाजिक तौर पे गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई इस आरोप में दम है। लेकिन अगर आप देखें तो ना ही इस सवाल को लेकर इस देश की मीडिया कोई बात कर रही है, ना ही इस सवाल को लेकर आज का हमारा अपोजिशन कोई बात कर रहा है। अब देखना यह है कि मायावती इस मुद्दे को कितना आगे तक लेकर जाती हैं और आने वाले समय में इस देश के दलितों, अल्पसंख्यकों और जो है कि पिछड़ा वर्ग है, कितना इस मुद्दों को समझ पाता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।